आपने एक बात कही कि सन्यासी ही एक अच्छा राजनेता होता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष अक्सर उनको निशाने पर लेता है। कई बार विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि इनका काम आश्रम में, ये कहां से राजनीति में चले आए। उनके कई सारे एक्शंस को लेकर के काफी विरोध किया जाता है। योगी तो योगी है और योगी ही सबसे अच्छा नेता होता है। और जब योगी मुख्यमंत्री बने तो मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मैं अंग्रेजी में एक शब्द था, माई बेटर वर्जन, मतलब मुझसे बेहतर एडिशन है। क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मेरा ईक्यू पूरा डोमिनेट कर जाता है, मेरा दिमाग पे दिल हावी हो जाता है और दिमाग चलेगा दिल के हिसाब से। योगी ने तो दिल के दरवाजों पे लॉक ही लगा दिया आपकी बात होती है उनसे? आपकी लगातार बात होती है? अरे बहुत, छोटा भाई है मेरा। मैं चूंकि बड़े क्या बोलते हैं मठ के महंत हैं, तो उनका आदर बहुत करती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे बहुत छोटे हैं, 13-14 साल छोटे हैं। और उनके जो नवनाथ हुआ करते हैं, जो मूल नवनाथ हैं नाथ संप्रदाय के, उसमें जो दूसरे नंबर के नाथ थे वो एक महिला थी, उनका नाम उमा नाथ था। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि देखो मेरे नाम की दूसरे नंबर की महिला थी तुम्हारे यहाँ। तो वो हमारा तो बहुत सम्मान करते हैं, मैं तो बड़ी बहन हूँ उनकी जी। और मैं उन पर बहुत गर्व करती हूँ, योगी पर। और योगी ने आज उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि योगी का लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को नेतृत्व बनाए। यहाँ पे आप सही नहीं बोल रहे, आप भाई का पक्ष ले रही हैं, क्योंकि अपराध मुक्त यूपी नहीं हुआ है अभी भी। वहाँ जो रिपोर्टें आप तो देखिए पढ़ती भी हैं और बहुत जागरूक रहती हैं, अभी भी वहाँ पे देखिए जिस तरह से रेप के केसेस आ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार, और कैसे आप कह सकती हैं? आप कम से कम आप मुमताज जी नाम है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपराध अभी यूपी में हो रहे हैं जी जी, लेकिन अपराधों पर नियंत्रण बहुत जबरदस्त हुआ है। अपराधियों के मन में भय बैठा है। बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी जिनके सामने सपा के नेता नतमस्तक हो जाते थे, उनको खुदा मान करके पूछते थे, वो नेता भगवान के यहाँ खुदा के घर में ही पहुँचा दिए गए हैं और या वो जेल के अंदर चले गए हैं। अब आपने जो बात कही ना, वो भी मैं पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है, आपने वो सारे सवाल किए जो मैं सोच रही हूँ। कल मैं सोच रही थी कि राम ने रावण को मारा त्रेता में, लेकिन सतयुग में हिरण्याकश्यप को मारा था, नरसिंह अवतार हुआ था, फिर वो रावण प्रकट हो गया, फिर रावण मरा तो कंस प्रकट हो गया। यानी बुराई कंटिन्यू करती है और अच्छाई में बुराई का संघर्ष कंटिन्यू करता है। इसलिए एक तरफ अतीक अहमद लोग जैसे लोग आते रहेंगे तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी पैदा होते रहेंगे। ये संघर्ष देखिए, यही चीज देखिए हमारा इतिहास क्या है। अब एक सवाल अक्कू श्रीवास्तव सर जी। श्री भारती जी, पहले प्रणाम आपको। आपको ये नहीं लगता कि देश में, समाज में विघटन बढ़ रहा है? और मेरा एक अलग सा सवाल ये है, क्या इसके लिए आरक्षण का होना या लोहिया की उस नीति का होना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इस तरीके से है या कुछ और है, कुछ घालमेल है उसमें? देखिए, लोहिया जी का सोच तो अद्भुत था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मवाद, लोहिया जी का समाजवाद और नमूदरीपाद जी साम्यवादी, ये लोग जो कहते थे, इनके मन वचन और कर्म में संगति रहती थी, इसलिए इनकी बात बहुत प्रभावी थी। लेकिन वो जिस समय पे कह रहे थे और अब जो समय आ गया, ये प्राइवेट सेक्टर का समय आ गया। इसलिए अब अगर आरक्षण की ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे ज़्यादा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग ये कहेंगे कि हमारी गुणवत्ता प्रभावित हो जाएगी तो दे कैन ट्रेन देम, पहले उनकी ट्रेनिंग दे दें। लेकिन आरक्षण का लाभ प्राइवेट सेक्टर पे भी अब होना चाहिए। सरकारी नौकरियां तो बहुत सीमित हो गई हैं और आरक्षण तो तब तक कंटिन्यू होना चाहिए जब तक एक भी व्यक्ति डिस्पैरिटी का शिकार होगा, तब तक कंटिन्यू होना चाहिए। इसमें सवर्ण वर्गों का भी आरक्षण थोड़ा सा शामिल कर देना चाहिए और इस पर एक विचार करके समाज में, देखिए, समतायुक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू होगा, लेकिन विषमतायुक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होगा। तो इसलिए विषमतायुक्त समाज है, इसमें जाति की विषमता है, इसमें जेंडर की विषमता है, इसमें भाषा की विषमता है, इसमें प्रांत की विषमता है, इसमें आर्थिक विषमता है। आप देखिए तो क्या ब्लड मार्च हुआ है, मैं उसको खूनी मार्च कहती हूँ। जब कोरोना काल में करोड़ों लाखों मजदूर पैदल चलाए गए थे भयंकर गर्मी में। अगर मुमताज ने देखे हो, एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ को कफन उड़ा रहा था गर्म सड़क पे ऊपर लिटा करके, वो दृश्य मुझे कभी भूलते ही नहीं है। एक तरफ गरीब लोग लाखों की संख्या में अपने गाँव को जब वापस लौट रहे थे तो पैदल चले थे, ब्लड मार्च था, खूनी मार्च। और उन्हीं दिनों अमीर लोग अपने कुत्तों को हवाई जहाज में बिठा के भेज रहे थे। इतना बड़ा अंतर था इसी देश में। ये विघटन अभी समाज में है और मैं यही तो प्रत्युष को कह रही हूँ कि मीडिया को फोकस इस पे होना चाहिए कि ये जो समाज में अंतर है कि एक को प्राइवेट अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है और एक की बीवी
को हवाई जहाज से छोटी सी बीमारी के लिए लंदन भेजा जा रहा है। इस डिस्पैरिटी को खत्म करो, इसको खत्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो विभाजन है सुविधा युक्त और सुविधा से रहित, मतलब अभावग्रस्त और सुविधा युक्त समाज के बीच में जो विघटन है, इसको खत्म करो, इस पर फोकस करो, लड़ाई को यहाँ ले आओ, बातों को यहाँ ले आओ, मीडिया भी यहाँ आवे, नेता भी यहाँ आवे, पार्लियामेंट भी इसी पे आ जावे और विधानसभा भी इसी पे आ जावे और लड़के लड़कियाँ भी इसी पे आ जावे। और जब सब मिल करके पूरा समाज इस पे आ जाएगा कि पहले हम इस भेदभाव को खत्म करेंगे तो अपने आप बहुत सारी समस्याओं के समाधान तो अपने आप निकल जाएंगे। आपका सवाल। उमा जी, इधर मैं आपका एक बयान सुन रहा था, जब पूछा गया तो मैं तो राजनीति में थी, राजनीति में ही हूँ। आप लोग हाँ, वो रह गया था इनका नहीं, हाँ वो मैं उसको जरा दूसरे रूप में पूछ रहा हूँ। ये वर्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष है ये, और वो भी एक आपने उनके साथ लंबा काम किया है, हम लोगों ने भी देखा है, आपको युवा मोर्चा से ही देखा है। इस समय नरेंद्र मोदी का काल है और ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी ने सरकार के स्तर पर राजनीति में जो एक व्यापक हिंदुत्व की विचारधारा थी उसकी सदी बना दिया है। तो ये दो लोगों के बीच में क्या आपको अंतर लिखता है? क्या दोनों के काम की शैली में क्या समानता है? और इसमें आज के समय में आप राजनीति में अपने को कहाँ पाती है? आपकी क्या भूमिका हो सकती है? पहली बात, इनका एक छूट गया था, बेचारे संकोच में कहना भूल गए, मतलब कहा नहीं उन्होंने। मैं तो जब सियासत की, राजनीति जब मैंने की थी तो अपने लिए तो की ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था अपने बारे में। मैं तो उसके पहले ही बहुत फेमस थी। मैं पहले प्रवचन करती थी, मतलब कथावाचक नहीं थी, डिस्कोर्सेस देती थी छोटी सी उम्र से। तो मैं तो बहुत सुविधायुक्त जीवन जीती थी मुझे, और बहुत सम्मान था मेरा, अभी से ज़्यादा। अभी चर्चा ज़्यादा है, सम्मान पहले ज़्यादा था। मैंने राजनीति की है सिर्फ अमीरी और गरीबी का अंतर देख करके। हमारे यहाँ बहुत शोषण होता था, फ्यूडलिज्म बहुत था, सामंतवाद, उससे मेरे को बहुत चिढ़ हुई। और गरीब आदमी ये मानता था कि अपमान झेलना उसकी नियति है, उसकी किस्मत में है। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैं उनको बताना चाहती थी कि नहीं, तुम लड़ो, एक पंच मारो इस पे। और ये चीज़ मैं पूरी दुनिया में देख चुकी थी, घेटोज दे चुकी थी न्यूयॉर्क में, और अफ्रीका में मैं देख चुकी थी कि जा रहे अंग्रेज़, जा रहे गोरे छोड़ते हुए देशों का कैसा खून चूसते जा रहे थे। वो सबसे मेरे मन में बहुत घृणा हो गई थी सब चीज़ों की। तो राजनीति वहाँ से उद्भूत हुई थी मेरी। राम जन्मभूमि आंदोलन से भी इसलिए जुड़ी कि हिंदुओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए जो अयोध्या है ये मक्का मदीना की तरह महत्व नहीं रखती, लेकिन हिंदुओं के लिए रखती है। तो क्यों ना मुस्लिम समाज खुद ही कह दे कि आप ले लो इसको। अयोध्या, मथुरा, काशी, तीन ही तो हमारे महत्व के स्थान है, वैसे ही जैसे कि ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है और मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है। तो उसमें भी मैं अन्याय के खिलाफ ही लड़ी हूँ। धर्म का भाव तो अंदर रहता है ना। अब जो इन्होंने जो बात कही है कि पहले जो अटल जी के समय की राजनीति थी और जो अभी के समय की, एक तो सियासत में हमेशा करूंगी, जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मेरी राजनीति होगी, मेरी अर्थी जारी होगी। और कोई रोता हुआ खड़ा हो जाएगा तो मैं जिंदा भी निकल सकती हूँ अर्थी में से। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही है यानी आपने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। आपसे कुछ लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा होगा कि क्या उमा भारती जी बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर खुद को देखती है, उम्मीदवारी करती हैं क्या? नहीं, हमको कुछ बनना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना बने ही काम करते हैं, मतलब कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। क्या आपको कभी लगता है ऐसा कि आपको फिर से राजनीति में, आपने कहा कि मैं राजनीति में हूँ, आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, मैंने पद लेना छोड़ा, और पद तो मुझे खैर फिर एक बार अलग हो गई उपाध्यक्ष पद से। मैं 2020 आपको मन नहीं करता कि कभी पहले मैं उपाध्यक्ष मैंने ये सवाल में ही रख दिया था पंक्ति, आप पूछ रहे हो बार बार। और दूसरी बात यह है कि मुझे गंगा के किनारे पैदल चलना था। आपको मैं बताऊं, मैं मानती हूं कि पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व गंगा है, क्योंकि दुनिया जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं उसमें कई प्लैनेट्स हैं और उसमें कई पृथ्वियां हैं, मतलब कई सोलर वो हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप हैं, हाँ सिस्टम है, और उसके कई पृथ्वियां हैं, लेकिन गंगा एक ही पृथ्वी पर है। भागीरथ एक ही पृथ्वी पर पैदा हुआ है और गंगा में कोई भेद नहीं है। सारे राजनीतिक दल, सारे पूजा पाठ के मानने वाले लोग, सारे जाति वर्ग, सभी लोग गंगा को मानते हैं और कहते हैं कि गंगा को अविरल और निर्मल बहना चाहिए। टकराहट नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए वोट नहीं है इसमें, क्योंकि कंट्रोवर्सी से अब हम वोट निकालने लगे हैं। अवधेश ने जो समय की बात कही ना, वो समय तो धैर्य और तपस्या की राजनीति का था। अब क्या जो स्थिति बन गई है, जो अभी का जो समय आ गया है, जो अवधेश जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे देश के, अब जो हमारे देश का समय आ गया है वो एक ऐसा समय है कि
हम कोई ना कोई कंट्रोवर्सी को फेस करें और हम उससे जीतते हुए दिखें तो हमें वोट मिलेगा। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए जल्दी से जल्दी, तो एक महीना 45 दिन में ही सारे चुनाव निपट जाएं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर पालिका, जिसकी जहाँ सरकार बननी है बन जाए, और फिर एकजुट होकर के सब लोग काम करते रहे तो ये देश सुख से चले। नहीं तो जो चुनाव जीतने का दबाव रहता है ना, इट क्रिएट्स मेनी कंट्रोवर्सीज एंड यू क्रिएट सम टाइम द कंट्रोवर्सीज, ताकि वो फिर राजनीति में हम ज़्यादा सफल हो जाए। मैं बहुत अच्छी तरह से राजनीति कर रही हूँ, ब्यूटीफुली राजनीति कर रही हूँ, मैं रिजर्व फोर्सेस में से हूँ, मैं किसी पद की बिल्कुल आकांक्षा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं लगभग सभी पदों पर रह चुकी हूँ, एक प्रधानमंत्री का पद छोड़ के और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ के पार्टी के सभी पदों पर रह चुकी हूँ। मैं पार्लियामेंट में बहुत ही क्रिटिकल टाइम पे जा करके बैठ गई थी। मैंने अपने कन्विक्शन से कभी वो नहीं किया, गरीबों के लिए मेरा कन्विक्शन है।